ये जो है तो कोई खास बात सर? हाँ, बहुत ही खास। तिलक जी की रिहाई का हुक्म आया है। सचमुच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मेरे सिर का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। जितने दिन वे यहाँ थे, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा हूँ, कोई पाप कर रहा हूँ। मगर उनके चले जाने के बाद उनकी कमी भी तो खलेगी आपको। हाँ, वो भी है, लेकिन इस कमी से मुझे ज्यादा खुशी होगी। देखो, मैं उन्हें ये खत पहुंचा कर आता हूं, तब तक तुम बाकी तैयारी में लग जाओ। उनका सामान, किताबें वगैरह जो पहले भेजना हो वो सब बंधवा दो। वो थोड़ी देर बाद किया तो नहीं चलेगा सर? क्यों? क्योंकि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। सजा की अवधि समाप्त होने से 2 महीने पहले ही सामान वापस भेजना शुरू करना पड़ता है। ये मेरा मंडाले से आखिरी पत्र ही समझो।
टिकट प्लीज। मुझे तो यहाँ सरकार के आतिथ्य में लाया गया है। कौन? मैं कौन? मैं इस घर का मालिक। घर का मालिक? ठहरिए, मैं धोंडोपंत जी को बुलाता हूँ। सरकार की कृपा से अब स्वयं अपने घर में अतिथियों की तरह प्रवेश करना पड़ता है। माफ करना, आज तक तो ये बड़ा दरवाजा बंद ही रखना पड़ता था, अब खुलवा देंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो अपने घर में प्रवेश कर चुका हूँ। दादा,
पता नहीं, पर सारे शहर में आपके आने की खबर फैल चुकी है। लोगों की भीड़ पर भीड़ यहां इकट्ठी हो रही है, आपका दर्शन चाहती है। अभी इस समय सुबह के 3 बजे? अच्छा चलो, मैं आता हूँ। तिलक जी की मुक्ति किसी राष्ट्रीय त्योहार से कम नहीं थी। सारा देश खुशी की लहर में सराबोर हो गया। पूना में तो जगह जगह सत्यनारायण की पूजा होने लगी। हजारों लोग तिलक जी की घर की ओर दौड़े। तिलक महाराज की जय, तिलक महाराज की जय, तिलक महाराज की जय। दुख में साथी मिले तो दुख कम हो जाता है, और सुख में मिले तो सुख बढ़ जाता है। आज आप लोगों को अपने साथ पाकर मेरा सुख लाखों गुना बढ़ गया है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कुछ के हृदय में यह शंका हो रही होगी कि जेल के 6 साल की सजा ने शायद मुझे तोड़कर रख दिया होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वो 6 साल मेरे लिए रात की नींद के समान थे, और जिस तरह रात की नींद से उठकर आप लोग कल का काम आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह मैं अपना संघर्ष आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों के सहयोग से जो मेरा जीवन ग्रंथ लिखा जा रहा है, उसके एक नए अध्याय की रचना, उसके एक नए अध्याय का श्री गणेश आज है। और जो कुछ भी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, ये उसकी प्रस्तावना। समय के साथ इस नए अध्याय की रचना मेरे जीवन ग्रंथ को पूर्व निर्धारित दिशा में लेकर जाएगी। यह मैं आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूं। तिलक जी की उस लोकप्रियता से सरकार तिलमिला उठी। उसने घोषणा पत्र जारी किया कि तिलक जी को मिलने जाना सरकार का अवमान माना जाएगा। क्राइम ब्रांच का ऑफिसर होने के नाते यह सरकारी फरमान मुझे आप तक पहुंचाने का हुक्म हुआ है। उस फरमान में जो कुछ भी है वो पढ़ दीजिए मेरे लिए। पूना के जिला कलेक्टर ने पूना के लोगों और खास तौर पर आप पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। कौन सी पाबंदियां? किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गणपति के अलावा किसी और के नाम की जय जयकार नहीं होगी। किसी भी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर या पेंटिंग की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं होगी जो कभी भी राजद्रोह के आरोप में जेल की सजा काट चुका है। और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति या उसके संबंधी को किसी सार्वजनिक सभा में सम्मानित किया जाएगा। धार्मिक उत्सवों के नाम पर किसी भी तरह का भाषण नहीं दिया जा सकता। और तिलक जी, आप बेझिझक कहिए, मैं सुन रहा हूं। आप लोगों से और लोग आपसे नहीं मिल सकते। आप किसी गणपति उत्सव में हिस्सा नहीं ले सकते, किसी सार्वजनिक सभा में नहीं जा सकते, और किसी भी तरह का कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते। और कुछ? जी नहीं, अभी तो इतना ही है। हाँ, आप इस एक कागज पे दस्तखत कर दीजिए कि आपने इसे खुद पाया। तिलक जी, मैं क्या करूं? इट्स पार्ट ऑफ माई ऑफिशियल ड्यूटी। मुझे खुशी है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। नमस्कार। ये तो सरकार की ज्यादती है। अभी तक आपको मंडाले से आए हुए 2 दिन नहीं हुए कि ये भेज दिया। जेल के बाहर भी वो आपके लिए जेल जैसा माहौल बना रहे हैं। आपके सार्वजनिक जीवन पर इतनी सारी पाबंदियां, और तो और गणपति उत्सव से भी उन्होंने आपको दूर कर दिया।
सरकार ने अगर मुझे गणेश उत्सव से दूर रख भी दिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनका पूर्ण आशीर्वाद तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब पूना में पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव संपन्न हुआ था। हां, रही बात इन पाबंदियों की, तो आपका सामना विश्व की सबसे बड़ी ताकत से है, जिसका प्रभुत्व आज सारी दुनिया पर है। उन्होंने आप पर और सारे भारतवासियों पर हर तरह की रोक लगा दी है। क्या आप इनसे लड़ पाएंगे? वो चाहे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति ही क्यों ना हो, हमारे आत्मबल के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्य की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं मुंजे साहब। समय आने पर सारे हल, सारे समाधान निकल आएंगे। बस विश्व युद्ध पर अपनी नजर रखिए। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे पूरे विश्व के राजकीय समीकरण उथल-पुथल हो गए। यूरोप पर प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। हिंदुस्तान पर भी उसका असर हुआ। जर्मनी और अन्य राष्ट्रों के खिलाफ मनुष्य बल की कमी के कारण ब्रिटेन को शिकस्त खानी पड़ रही थी। उस कमी को पूरा करने के लिए उसने हिंदुस्तानियों को सेना में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन उस कोशिश में उसे अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। Well, keeping the war in view, we need to step up our efforts to enroll as many Indians as possible in the army. I have orders directly from London. Well, sir, जब तक हम... You seem to be thinking something. You may speak without any reservations. Sir, जब तक हम हिंदुस्तानी लीडरों से बात नहीं कर लेते, तब तक सर हम... You mean that we have to give concessions to Tilak? Yes, sir. It amounts to that. Sir, जब तक हमें तिलक जी का समर्थन और सहयोग नहीं मिल जाता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सर, अगर तिलक जी की एक आवाज पर लोग अपने घरों से निकलकर लड़ाई के मोर्चे में पहुंच सकते हैं, तो उनके एक इशारे पर हमारी पूरी फौजी छावनी खाली हो सकती है। So it's not the people, it's Tilak. सर, अगर... What is it? सर, अगर हम अपनी फौज में ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, तो हमें तिलक जी और दूसरे लोगों से पाबंदियों को हटाना होगा, सर। So it's between the devil and the deep blue sea. I'll have to speak to the governor, and we'll have a decision by tomorrow morning. Right, sir. इस बात का उल्लेख मैंने अपने लेख में किया है। नमस्कार तिलक जी। नमस्कार। आइए सदावर्ती जी, बैठिए। सरकार मुझे आपके पास भेजी देती है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतनी जल्दी मुलाकात होगी। कहिए सदावर्ती जी, अब कौन सी नई पाबंदी लेकर आए हैं आप तिलक जी के लिए? इस बार पाबंदी नहीं, सरकार का संदेश है। आप ही पढ़ दीजिए ये संदेश। विश्व युद्ध की वजह से सरकार सेना में हजारों की संख्या में भारतीय लोगों को भर्ती करना चाहती है, और अगर सरकार के इस इरादे का आप समर्थन करें और अपना सहयोग दें, तो सरकार आप पर और लोगों पर हुई पाबंदियों को हटाने को तैयार है। यह बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अंग्रेज सरकार
कुछ भी बिना शर्त नहीं करती, और वो इस समय काफी मुश्किल में है। बट इंग्लैंड्स डिफिकल्टीज आर अपॉर्चुनिटी। मैं कुछ समझा नहीं। वैसे तो इस विश्व युद्ध में किसी भी पक्ष को सहयोग देना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं जर्मनी की बजाय इंग्लैंड को अपना समर्थन देना पसंद करूंगा, क्योंकि वो अधिक लोकतांत्रिक है और उसकी लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति मेरे हृदय में असीम आदर है। तो आप सरकार की यह शर्त मानकर अपना समर्थन देने को तैयार हैं? हाँ, पर मेरी भी एक शर्त है। जो भी भारतीय सेना में भर्ती होंगे वो सिर्फ मरने के लिए नहीं होंगे, बल्कि उन्हें भी पद और अधिकारियों का दर्जा मिलना चाहिए और तरक्की के वो सारे प्रावधान जो कि अंग्रेज अधिकारियों को मिलते हैं, जैसे कि आप। शायद इसमें वही सब लिखा है जो आप चाहते हैं। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों खापड़ी जी, आपकी क्या राय है? पर आपने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। हाँ, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मौका है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। अगर इस समय हमने ब्रिटिश सरकार के साथ अपने सहयोग की औपचारिकता निभाई तो समय पड़ने पर होम रूल के लिए हम अपनी योग्यता का दावा भी पेश कर सकते हैं। व्यापक अंतर्राष्ट्रीय हित का विचार करते हुए तिलक जी ने भारतवासियों को ब्रिटेन की मदद करने का आह्वान किया। तिलक जी का करिश्मा फिर से दिखाई दिया। हाँ, और हजारों हिंदुस्तानी सेना में भर्ती होकर दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रजातंत्र और मानवता की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े। जंग की सरगर्मियों के बावजूद हिंदुस्तान की आजादी की जंग ठंडी नहीं पड़ी थी, और इस बार एक महिला जो जन्म से आयरिश होने के बावजूद भी हिंदुस्तानियों के लिए स्वराज, ये मानो उसका जीवित कार्य ही था। एनी बेसेंट उसका नाम। लेकिन 1907 की सूरत कांग्रेस के बाद तिलक जी की सहायता के बिना किसी भी योजना का आम जनता तक पहुंचना नामुमकिन ही था। इसीलिए दोनों गुटों में समझौते की चर्चा करने के लिए एनी बेसेंट मद्रास से पूना पहुंचे। मद्रास में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्व? अधिकतर लोग महाराष्ट्र और बंगाल से है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एनी बेसेंट इसी कारण यहां आ रही हैं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर दोनों पक्ष तैयार हों तो वो एकता का प्रयास करेंगी। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम उनके साथ जाएं। कांग्रेस अधिवेशन की विषय समिति में सम्मिलित होने के नियम इसी दृष्टि से बनाए गए हैं। अलग रहने के कारण हैं, इसीलिए तो अब तक अलग हैं। बड़प्पन इसी में है कि वो इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। किसी का अहम संघर्ष के आड़े नहीं आना चाहिए। दादा माफ कीजिए, आप 6 साल से यहां नहीं थे। आपके पीछे यहां जो कुछ हुआ उसकी आपको जरा भी जानकारी नहीं। उचित होगा अगर समझौते की बात करने का मौका आप हमें दें। डॉक्टर मुंजे, दादा साहब करंदीकर, दादा साहब खापड़े। Mr. Tilak, I have news for you. Mr. Gopali has put forward a proposal for constitutional reform. I agree with it. We all want reforms, but I refuse to wait for the British to initiate it. We have to force our demands to their logical conclusion. But you must come back to Congress. The split hasn't benefited anyone else but the British. I was always for the unity of the Congress.